सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 27 जुलाई को आम इंतखाबात होने हैं, लेकिन उससे पहले इंतखाबी मुहिम के लिए कोई खास गहमा गहमी देखने को नहीं मिल रही है और इंतखाबी सरगर्मियाँ खासी महदूद हैं, न होने के बराबर हैं। और इस बात का एतराफ़ कल बिलावल भुट्टो ने भी किया जब उन्होंने ये बात कही कि इस किस्म के हालात नहीं हैं कि यहाँ पर इंतखाबी मुहिम चलाई जा सके, इसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब नाज़रीन, इसकी वजह तो सभी जानते हैं। कश्मीर में 1 माह से ज़ायद अरसे से एहतजाज जारी है और उसको किस अंदाज में उससे निमटा जा रहा है, इस हवाले से भी बात हो। और हमने देखा कि इसकी जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो वफाकी वज़रा के बयानात पर डाल रहे हैं और दूसरी तरफ जब वफाकी वज़रा से सवाल किया जाता है तो वो इसका जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत को, यानी बिलावल भुट्टो साहब की जमात की हुकूमत को करार दे रहे। सुनिए कि क्या बैक एंड फोर्थ हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान चल रही है इस मामले पर। कि दिस इज फेडरल मिनिस्टर्स मेड क्राइसिस। उन्हीं ने अब इसका ऐसे किरदार अदा करना है जिससे हम सब रास्ता निकाल सके। बिलावल साहब ने, जाहिर बात है, इलेक्शन कैंपेन है और वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में गए और सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है। कलअदम किसने करार दिया? कलअदम उनकी अपनी जमात के वजीर आज़म है राठौड़ साहब। तो कम से कम ये अवाम की आंखों में धूल मत झोंके। अवाम अंधी नहीं है, अवाम को सब नजर आ रहा है कि उस दौर वजीर आज़म कौन था, एक्शन क्यों लिया गया। जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी तो उनकी अपनी हुकूमत के पीपल्स पार्टी के वजीर आज़म ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में उनको कलअदम करार दिया, उस जमात को। अब इस मामले पर एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च को मौखर किया और साथ ही एक दावा किया, कहा कि उनको चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रजा और कुछ दीगर शख्सियात के जरिए यकीन दहानी करवाई गई है कि तमाम मसाइल को हल करने के लिए बातचीत की जाएगी और तमाम मसाइल को हल कर दिया जाएगा। एक्शन कमेटी ने जो एलामिया जारी किया उस पर लेकिन अब हम देखते हैं कि ऑन दी अदर हैंड इन्हीं सैयद कमर रजा साहब का एक वजाहती बयान सामने आ गया है जिसमें वो ये कहते हैं कि ये प्रेस रिलीज हकायक को कयास आराइयों की बुनियाद पर मस्क करके पेश की जा रही है। राब्ते का मकसद ज़ाती ख्वाहिश के तहत पुरअमन हल तलाश करना था, लेकिन बाज़ अनासिर नेक नियति पर मबनी जो इकदाम है उसको मीडिया तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सैयद कमर रजा साहब का इसको रिजेक्ट कर दिया, ये जो बात की गई, लेकिन एक मुख्तलिफ अंदाज में रिजेक्ट किया। यहाँ तक उन्होंने ज़रूर कबूल किया कि उन्होंने ज़ाती लेवल पर उनसे रब्ता किया था। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ जो हुकूमती वज़रा हैं वो इन मुजाहिरीन से किसी किस्म के मुज़ाकरात को यकसर मुस्तरद कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि जहाँ जहाँ इन्होंने पैगाम भिजवाया इनको यही जवाब दिया गया था कि आपके पास पुरअमन तरीके से मुंतशिर होने के सिवा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एहतजाज को आपको ख़त्म करना होगा और अपने केसेस के सिलसिले में अदालतों से रुजू करना होगा। सुनिए वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की गुफ्तगू। 10 अजला में से सिवाय एक ज़िले के जिसमें रावलाकोट वाक़या है, बाकी 9 अजला में जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो नॉर्मल हैं। वहाँ पे सियासी सरगर्मियाँ इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुज़ाकरात की मैसेजेस दिए हैं और सियासी नुमाइंदगान को उन्होंने पैगामात दिए हैं, तो हम आपको वाज़ेह तौर पर यह बात बताना चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से वहाँ से मुंतशिर होने के अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। आपको किसी तरह की भी कोई जमानत चाहिए, वो फेडरल गवर्नमेंट और आज़ाद जम्मू कश्मीर जो कि बराह रास्त इस मसले को डील कर रही है वो आपको देगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सारी सूरत हाल में असल में किसकी नाकामी है और क्या हुकूमत मुज़ाकरात के इम्कान को जिस तरह यकसर मुस्तरद कर रही है, ये इससे क्या कोई बेहतरी आएगी या मज़ीद गुंजाइश कम होगी मामले के एक बेहतर हल निकलने की। दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें 5 अगस्त को एहतजाज की बात कर रही हैं उसमें कितनी संजीदगी है, ये भी आज का हमारा एक मौजू होगा। आज हमने सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों को दावत दी है। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो फरमाए आसिफ बशीर चौधरी साहब और हमें ज्वाइन करें माजिद निज़ामी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब, ये एक पहले हम आज़ाद कश्मीर के हवाले से अगर बात कर लेते हैं, आप भी इस मामले को बहुत तफसील से कवर कर रहे हैं और सीनियर एलिमेंट्स यही कहते हैं कि हर मामले को एक बातचीत के ज़रिए हल होना चाहिए। जो जिस तरीके के बयानात हैं हुकूमत के, पहले तो ये लेटर के ज़रिए बात हुई कि कोई बैकडोर रब्ता हुआ, इस बात को यकसर मुस्तरद कर दिया गया, फिर मुज़ाकरात के इम्कान को भी। ये कोई दुरुस्त पॉलिसी है या ये एक हौसला अफजा बात इनिशियली आपको लगी थी कि कोई पैगाम भेजा गया उनको जो उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च मौखर किया है मुजाहिरीन ने? देखें, मैं सबसे पहले तो अगर ज़ाती राय दूँ तो मैं ये समझता हूँ कि जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एक ख़त लिखा गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, आर्मी चीफ को, तो ये पीपल ऑफ पाकिस्तान हैं और इसको एक ऑनर करना चाहिए। और मेरी ज़ाती राय में तो यही था कि स्टेट अपने लोगों से ना कभी हारती है ना कभी जीतती है।
माँ होती है, माँ बच्चे से कभी जीत हार के रिश्ते पे नहीं डील करती। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इस मामले को, क्योंकि मैं इसका पुरअमन हल का हामी हूँ, तो मैं समझता हूँ बातचीत जहाँ से भी शुरू हो, कहीं ना कहीं से इसको शुरू करना चाहिए था। अब जो ये बातें वफाकी वज़रा ये करते हैं ना जी, कि अभी जिस तरह हमने सुना कि 10 में से 9 ज़िलों में तो नॉर्मल है जी ज़िंदगी, ये बात आप बिलावल साहब से पूछें कि है 9 ज़िलों में, वो वहाँ गए हैं ना। अभी मियाँ साहब जा रहे हैं, आप अभी आज मरी में हैं मियाँ साहब, कल मरियम आ जाएंगी, परसों वो भी जा रहे हैं। तो अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि इलेक्शन के बहाने आप जा रहे हैं वहाँ पे, वरना अपोजिशन ने भी अनाउंस किया, वो भी नहीं गए, तो ऐसी बात नहीं है। अपोजिशन कहती है हमें जाने भी नहीं दिया गया, तो वो नाकाम अपोजिशन होती है जो कहती है हमारे साथ ये नहीं हुआ, आपने जाना होता है या दिखाना होता है कि हमें कौन रोक रहा है। तो मैं ये समझता हूँ, जैसे सेनेटर मुश्ताक साहब तो पहुंच गए जमात इस्लामी के, किसी ठीक ने है, वो जाना चाहते थे, वो चले गए। बात ये है कि वहाँ पे सब अच्छा नहीं है। पहले तो हमें इस फैक्ट को मानना होगा कि सब अच्छा नहीं है, और सब अच्छा नहीं है तो फिर हमने उसे अच्छा करना है, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं रियासत हूँ, मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है। बच्चा हो सकता है गलत ही बात कर रहा होगा, जिद कर रहा होगा, किसी चीज़ पे अड़ गया होगा, तो क्योंकि हमने अपने बच्चों को ट्रीट करना है, वहाँ हमारी भाई हैं, बहनें हैं, उन लोगों से हमने कोई हार और जीत के उस पैमाने और सोच के तहत नहीं चलना। अब देखें, ये जो हमारे सैयद कमर रज़ा साहब हमारे बड़े मासूम आदमी है, अच्छी शोहरत के हामिल है, हर जगह से अपने से इनकी OPF में बड़ा काम कर रहे हैं, अपनी जेब से पैसे लगा के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन अब मामला ये है कि इनकी वहाँ पे ऑडियो भी मौजूद है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं आपके पास जो है वाकई में एक मैंडेट लेके आया हूँ, फलां का मैंडेट है, फलां का मैंडेट है। तो अब मामला ये है कि अब पता नहीं कहाँ से इन पे दबाव आया, और मतलब ज़ाती कैपेसिटी में तो इनकी कोई हैसियत ही नहीं बनती ना वहाँ जाके मसला हल कराने की। माजिद निज़ामी साहब, ये तो बड़ा तफसीली तौर पे बड़ी इंसाइटफुल बातें आसिफ साहब ने की हैं। यही आपको भी तासुर मिला, बेहतर लगा जब ये बात हुई कि सैयद कमर साहब जैसे लोग, शख्स, बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी क्रॉस बोर्ड और वहाँ पे उन हलकों में भी, कि वो इस मामले को देख रहे हैं, तो उसका मतलब है कि ये मामला एक पुरअमन हल की तरफ जा रहा है। लेकिन अब जो वजाहत है और वो ये कह रहे हैं मेरे बयान को मस्क किया गया, दुरुस्त अंदाज में उसको नहीं लिया गया, ये वो इम्कान भी ख़त्म कर रहा है कि यहाँ पर कोई बेहतर अंदाज से बात हो सकती थी। क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप अपोजिशन की तो जिक्र आसिफ साहब ने किया, लेकिन और भी ऐसा कोई नज़र नहीं आता कि जो इस पोजीशन में हो कि उनसे जाके बात कर सके। सो ये एक मौका है जो अवेल हो सकता है अभी भी आपकी नज़र में? जी बहुत शुक्रिया। मेरी राय में इस तरह के जितने भी रियासती और सियासी मामलात हैं उनमें मजबूत आसाब के लोगों को सामने आना चाहिए, उन्हें मौका मिलना चाहिए। ये जो शॉर्ट साइटेड और शॉर्ट टेम्पर्ड लोग जो होते हैं वो मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं होते, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो बदते बदतर होती जा रही है। बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी मसला ये है कि आज़ाद कश्मीर को हमने एक नॉन प्रोडक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाकर रखा, और हमने कहा कि जी कश्मीर की आज़ादी के लिए आप लोग काम करें, आपका हम ख्याल रखेंगे। अब इस नैरेटिव पे आपने एक पूरे इलाके को 70 साल चलाया है, और उसके बाद भी जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है जो 1 महीना पहले आया है, उसमें आप पढ़ें तो खौफनाक आदाद शुमार है, और वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के जो 60% स्कूल हैं उनकी 4 दीवारी नहीं है। ये सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ। 57% के अंदर लाइट नहीं है, बिजली की सहूलत नहीं है, और 63% स्कूलों के अंदर पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप मार्का हक की बात करें जिसमें हमने फतह हासिल की, कामयाबी हासिल की, LOC से मुंसलिक जितने भी देहात थे वहां पर कॉलेजेस को, मसाजिद को, स्कूल्स को, सबको नुकसान हुआ इंडियन गोलाबारी से। सिर्फ हुकूमत एक सर्वे करवा ले कि वहां पर रिहेबिलिटेशन का कितने फीसद काम हुआ है। तो ये इस तरह के जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जब वो बढ़ते बढ़ते इस हद तक आगे निकल जाते हैं कि मामला धरनों तक आ जाता है, लॉन्ग मार्च तक आ जाता है, गोली चलती है, और कभी ये कहा जाता है मुज़ाकरात होंगे, कभी कहा जाता है नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। मैं कोई ऐसे बड़ी हवाई बात नहीं कर रहा। एक और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि जिससे आपको अंदाजा होगा कि इशू क्या है। ये जो 12 सीटों की बात की जा रही है ये बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीरी मुहाजिरीन का बिल्कुल हक है। अब मैं आपको सिर्फ एक सीट की कॉम्पोजिशन बताता हूं जो जम्मू की है, जम्मू 1 जिसे कहा जाता है। उसमें पूरा बलूचिस्तान है, उसमें पूरा सिंध है,
اس کے اندر ڈیرہ غازی خان ڈویژن بھی ہے, ملتان ڈویژن بھی ہے, سرگودا ڈویژن بھی ہے. اب اس پورے حلقے میں کون سا امیدوار کیسے کیمپین کرے گا اور اس کے جو پولنگ سٹیشنز بنتے ہیں اس کا جو پورا کا پورا انتخابی ماحول ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوگا, یہ باقی اگر آپ یہ 12 سیٹوں کی ڈیٹیل پڑھ لیں تو ایک کامن آدمی بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کیسی کانسٹیچوئنسیز ہے. تو ان کے اوپر تو بالکل بات اور ہونی چاہیے. دلچسپ بات ماجد نظامی صاحب یہ ہے کہ یہ جو 12 سیٹیں مہاجرین والی, اس میں موجودہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر فیصل راٹھور صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے خود بھی سوال اٹھاتے رہے ہیں. سو ایک شارٹ بریک پر آپ کی سب باتیں ہیں, واپس آئیں گے تو جو حکومتی اتحاد ایک دوسرے کو بلیم کر رہا ہے اس پہ بات ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر کی صورتحال کی, جہاں پر الیکشن ہونے ہیں لیکن ایک ماحول الیکشن کا نہیں بن پا رہا. اب ذرا حکومتی اتحاد کے اس حوالے سے کیا بیانات ہیں اس کا ذکر کر لیتے ہیں. آصف صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس کا ذمہ دار وفاقی وزراء کے چند وزراء کے بیانات ہیں. جب وفاقی وزراء سے ہم نے سوال کیا تو انہوں نے کہا وہاں تو بلاول صاحب کی جماعت کی حکومت ہے, اس کمیٹی کو کالعدم بھی انہوں نے ہی قرار دیا. تو یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ وہی جو ایک بیانات کا تسلسل جب سیاسی الیکشنز ہوں, گلگت میں بھی یہی ہمیں دیکھنے کو ملا, یہ وہی معاملہ ہے یا پھر یہ بلیم گیم ہے جینون؟ دیکھیں, اگر تو ہمیں اس سوال کا حقیقی جواب چاہیے تو میرا مشورہ ہے بلاول صاحب کو اور میاں نواز شریف صاحب کو کہ وہ کسی پبلک پلیس پہ جا کے دکھائیں اور لوگوں سے گھل مل کے دکھائیں, تو انہیں خود بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کی ذمہ داری کتنی ہے اور بلاول صاحب کی کتنی ہے, اور بلاول صاحب کو معلوم ہو جائے گا میری کتنی تھی اور میاں صاحب کی کتنی تھی. یہ ایک دوسرے کے اوپر الیکشن کے دیز ہیں تو ظاہر ہے ایک سمپٹی لینے کے لیے, لیکن ہماری جو دونوں جماعتیں ہیں, جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, وہ جب سارے اقتدار میں چلے گئے تو تبھی تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ فارم ہوئی کہ کوئی اپوزیشن تھی نہیں. اور اب یہ جو ایک دوسرے پہ ڈالا جا رہا ہے یہ تو ووٹوں کے لیے ڈالا جا رہا ہے, لیکن ووٹ ایسے ملیں گے نہیں, کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے, میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہم آخری جنریشن تھے جنہوں نے وسائل کی تقسیم کی بددیانتی پہ جو ہے خاموشی اختیار کی رکھی. اب جو نئی جنریشن ہے وہ اس پہ سوال کرتی ہے, پروٹیسٹ کرتی ہے, بات کرتی ہے, اور ہمیں ان سوال کرنے والوں کو جو ہے وہ غدار نہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے, ہمیں ان کی بات سننی چاہیے. اب جن لوگوں کو ہم گرفتار کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد ہمارے پاس بات کرنے والے لوگ نہ بچیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی بنیادی نوعیت کے سوال ہیں. ابھی آپ کو کتنی خوبصورتی سے نظامی صاحب بتا رہے تھے کہ آپ وہاں کے بنیادی مسائل ہیں, لوگ جن کو فیس کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اوپر وسائل اس طرح سے نہیں لگ رہے جتنے وسائل ہمارا اپنا علاقہ. اچھا, دوسری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی بھی تو جب یہ جو ہم نے انیشلی بات کی کہ مذاکرات یا بات چیت کے امکان کو بالکل ہی مسترد کر دینا, وہ بھی ایک اور ہی پکچر پیش کرتا ہے. جی, میں تو اس کو بارہا میں اس کا جب بھی میں ذکر کرتا ہوں میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ایک زوم ہے ہمیں ریاست کو, اور میں اس کو بالکل بھی اپنے لوگوں کے حق میں بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتا. کچھ سخت کیونکہ بیانات جو ہے مظاہرین کی طرف سے بھی ایسے تھے جن کے اوپر بڑا اعتراض اٹھایا گیا تھا, لیکن اب ہم بہرحال ماجد نظامی صاحب ایک کوئک کامنٹ آپ اس پہ کر دیں اس ٹاپک کو کلوز کرنے سے پہلے. اب ان حالات میں اگر کشمیر میں الیکشن ہوئے تو کیسے الیکشن ہوں گے؟ ویسے تو کمیونیکیشن کا بڑا ایک رابطہ کٹا ہوا ہے, انٹرنیٹ بھی وہاں پر نہیں ہے, لیکن آپ کی اطلاعات کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی الیکشن ہوں گے جیسے گلگت بلتستان میں ہوئے کہ استحکام پاکستان پارٹی نے امیدوار تو ان کے تھے, الیکشن کی سیٹ نہیں جیت سکے, لیکن وہ ایک اچھی ریزنیبل سیٹس کے ساتھ اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں. تو یہاں پہ بھی انہیں لانچ کیا گیا ہے, تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی بیساکھیوں کی ضرورت پڑے گی. اور دوسری بات یہ کہ اس کا جو ٹرن آؤٹ ہے آزاد کشمیری الیکشنز کا, یہ بڑا دلچسپ ہوگا, یہ دیکھنے والا ہوگا کہ یہ کتنا لو لیول کی جانب آتا ہے. اور جہاں تک بات ہے آزاد کشمیر کی حکومت کی, اس میں بڑی سادہ سی بات یہ ہے کہ بلوچستان کی آپ کو 2008 کی اسمبلی یاد ہے, 65 لوگ تھے, 64 جو ہیں وہ گورنمنٹ میں تھے, اور جو 65 پہ یار محمد رین صاحب تھے وہ اپوزیشن لیڈر تھے. اگر آپ اس طرح کی اسمبلی بنائیں گے, جی نظامی صاحب 64 کابینہ میں تھے, وہ اس وقت وہ امینڈمنٹ نہیں آئی تھی نا جی, جو 65 وہ دنیا کی سب سے طویل کیبنٹ کا ریکارڈ بنا ہوگا یقینی طور پہ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کسی بھی جگہ پہ اس طرح کا ہاؤس دیں گے تو پھر آپ بالکل اوپنلی لوگوں کو اس چیز کی جانب میرا خیال ہے راغب کر رہے ہیں کہ جی وہ سڑکوں کے اوپر اپنے فیصلے کریں.
अच्छा माजिद साहब, अब हम बात करते हैं ऑपोजिशन की। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 5 अगस्त की कॉल दी, लेकिन पीटीआई कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही है अभी तक। दूसरी तरफ अलीमा साहिबा, क्योंकि वो एक बयानिया बिल पेश करती हैं जमात की तरफ से, खान साहब की फैमिली की तरफ से बिलखुसूस, वो तो यही मैसेजिंग कर रही हैं कि सख्त तरीन पैगाम दिया जाए एक एहतजाज के ज़रिए। और जिस तरह मरियम नवाज़, आपको याद होगा, कहती थी पावर टॉक्स टू पावर, तो कुछ इस नौयत के उनके बयानात आजकल आ रहे हैं। आपकी नज़र में जो बैरिस्टर गौहर साहब आज बात कर रहे हैं कि अभी हम कमेटियों में देखेंगे, ये दानिस्ता तौर पे पीटीआई कोई बड़ा ऐलान नहीं कर रही क्योंकि बैकडोर राब्तों की भी खबरें हो रही थी पिछले दिनों, या तसलसल है इस बात का और एक अंडरस्टैंडिंग भी इस बात की, रियलाइजेशन है कि हुकूमत निकलने नहीं देगी और नुकसान अपना भी हो सकता है? जी बिल्कुल, रियलाइजेशन का मामला मुझे ज्यादा लग रहा है। उसकी वजह ये कि गुज़िश्ता 2 साल के अंदर जो इवेंट्स हैं हमारे सामने हैं, तो उस टाइमलाइन के अंदर तो ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त कोई भी तहरीक चलाने के लिए तहरीक इंसाफ का कारकुन भी आमादा नहीं है, क्योंकि उन्हें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलने की तवक्को नहीं है। दूसरी बात यह है कि चूंकि यहाँ से पब्लिक सपोर्ट रोड्स के ऊपर अवेलेबल नहीं है, इसलिए फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, बयानात के जरिए, पार्लियामान के अंदर बाहर बातचीत के जरिए इस चीज को जिंदा रखा जाएगा और इंतजार किया जाएगा उस वक्त का कि जब कोई थोड़ी बहुत फिजिबिलिटी बने। तो इसलिए मुझे फिलहाल तो तहरीक इंसाफ की कुछ स्ट्रेटेजी इतनी कामयाब नहीं लग रही। सिर्फ वो इस मामले को जिंदा रखना चाहते हैं, इस पे बातचीत करना चाहते हैं ताकि इस चीज को आगे चलाया जा सके। इसलिए मैं नहीं समझता कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर कोई ऐसा बड़ा एहतजाज एग्जीक्यूट हो सकता है। उसकी वजह ये कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से भी जितनी दफा इन्होंने लोगों को मोबिलाइज करना था वो कर लिया है। अब नई कॉल के लिए कोई नया ऐसा लाहे अमल मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से पहले से ज्यादा लोग सड़क पर आए। आसिफ साहब, ये जो अचकज़ई साहब की कॉल है, ये भी फिर अगर इस तनाजुर में जो निज़ामी साहब बात करें, एक फॉर्मेलिटी ही इसको समझा जाए, और फिर बैकडोर राब्तों का भी कोई मामला है अभी भी, या फिर हम एक वेट एंड वॉच पॉलिसी आपको लग रहा है कि पीटीआई ने अपनाई हुई है? देखें, बैकडोर राब्ते अगर हों भी, तब भी आपने ना हमेशा हालात को अपने हक में इस्तेमाल करना होता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ अचकज़ई साहब का, लेकिन मैंने बतौर अपोजिशन लीडर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, उन्हें अपोजिशन के हक में इस्तेमाल करने में मुझे वो कभी कामयाब नज़र नहीं आए। देखिए, अभी हम कश्मीर की बात कर रहे थे ना, वहाँ पे अगर ये जाते, अगर नहीं भी जाने दिया जाता, तो ये दिखाते तो सही कि मैं कहाँ तक गया, कहाँ मुझे रोका गया, एक सिम्पथी आती इनकी तरफ। हमेशा आप अपने किसी भी सियासी जमात को जो अपोजिशन में होती है और दोबारा ताकत लेना चाहती है, उसने उन लोगों को अपने साथ मिलाना होता है जिनके कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं, जिनके हुकूमत से मुतालबात होते हैं, और आप अपना जब दायरा बढ़ा लेते हैं तो फिर आप बारगेनिंग पोजीशन में आते हैं। और इसकी एक वजह, क्योंकि अचकज़ई साहब सेंट्रिक बात है और आपका बड़ा तवील एक्सपीरियंस है पार्लियामान को कवर करने का, तो अचकज़ई साहब का पीटीआई ना होना, वो ओनरशिप उस तरीके से नहीं, या एक उम्र का तकाजा भी मैटर करता है, हम कहें ना कहें, लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं, या फिर कोई नज़रियाती ये चीज़ें जिसकी वजह से एक वो प्रोएक्टिव रोल नहीं है जो खान साहब ने उनको दिया था? मैं नहीं समझता। जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा आप हमारी स्ट्रेटजीज देखेंगे, हम बड़े डिफरेंट किस्म के प्रोटेस्ट करेंगे, हम सिर्फ ये कहेंगे कि घर से बाहर आ जाएं इतने बजे और पूरा पाकिस्तान महलों में आ जाएगा। और तो मैं बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था उनको कि आपके पास बड़े यूनिक आइडियाज़ हैं, लेकिन अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जैसी मूवमेंट में आप जा नहीं पा रहे, इतना बड़ा एक प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान के एक हिस्से में, कश्मीर हमारा एक अटूट अंग हम समझते हैं, हमारा इंटेग्रल पार्ट है, तो वहाँ पे आप जा नहीं पा रहे, तो मैं समझता हूँ शायद एज का तकाजा। मुझे उनकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं है। पीटीआई के लोगों के पास तो उन्होंने जाना भी नहीं था कि पीटीआई वाले आए या ना आए, वहाँ पे तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का तो वो अपना एक इज्तिमा था, वहाँ पे तो सिर्फ जाके आपने अपने हक में राय आमा करनी थी, वो बातें करनी थी वहाँ पे खड़े होके जो वहाँ पे वो किसी नेशनल लीडर से सुनना चाह रहे हैं। तो हुकूमत की तो अपनी मजबूरियां होंगी, हुकूमती इत्तेहाद की, अपोजिशन की क्या मजबूरी थी कि जी मुझे जाने नहीं दिया। तो ये तो बहुत ही लेम किस्म का एक्सक्यूज है कि मुझे जाने नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि कोई पीटीआई की तरफ से ऐसा थ्रेटनिंग कोई चैलेंज नहीं है। किसी लेवल पर कोई विजडम है कि अभी खामोश रहते हैं, कोई बातचीत हो जाएगी, मामला रिजॉल्व होंगे? देखें, मामला तभी रिजॉल्व होते हैं ना जब आप आपको एंगेज तभी किया जाता है जब आप मसाइल खड़े कर रहे होते हैं। तो आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, और ना पार्लियामेंट में कर रहे हैं ना बाहर, जो कुछ हो रहा है उसको भी जाके कैश नहीं कर पा रहे। तो मुझे इससे कुछ ज़्यादा तवक्को नहीं लगती कि कोई अचकज़ई साहब की काल जो है उस पर कोई बहुत लोग निकल आएंगे या उसके बाद कोई मूवमेंट चल पड़ेगी। ठीक।
लेट्स सी। बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी साहब, सामी साहब, बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन और आप दोनों की कीमती राय के लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर इन्हीं मौज़ूआत पर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे गुफ्तगू होगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज के शो में हम बात कर रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी है। क्या कोई मौसर एहतजाज हो पाएगा? PTI इस हवाले से कोई फैसला क्यों नहीं कर पा रही है? और हम ये भी बात करेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है उस पर हुकूमती इत्तेहाद एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। कौन असल जिम्मेदार है सूरत हाल का, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले हम अपोजिशन की बात कर लेते हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब को ही तमाम तवज्जो का महवर बनाया गया था कि जो भी लाहे अमल होगा एहतजाज का वही उसको अनाउंस करेंगे। उन्होंने तो 5 अगस्त की तारीख दे दी है, लेकिन PTI अपनी पार्लिमानी कमेटी में डिस्कस करने के बाद अब कमेटियों में जो मामला है उसकी तजावीज़ तक उसको महदूद रखा हुआ है। आपकी नज़र में क्या 5 अगस्त को इतनी गुंजाइश है कि कोई एहतजाज या तहरीक की शक्ल इख्तियार करता हुआ एहतजाज या जलसा हो? नहीं जी, कोई एहतजाज की नहीं है कोई मौसर। और अचकज़ई साहब ने भी जितनी सीरियस कॉल दी है उससे आप अंदाजा लगा लें कि वो तो खुद बलूचिस्तान जाके बैठ गए हैं और वो तो अपनी जो लोकल पॉलिटिक्स है वो कर रहे हैं, तो लिहाजा वो भी कोई इतने संजीदा तो नहीं है। और तहरीक इंसाफ की जो ये टीम है ये तो देखिए इस पोजीशन में ही नहीं है कि कोई एहतजाज भी कर सके। मौसर एहतजाज तो ज़ाहिर है कि नेक्स्ट स्टेज है, तो इसलिए जो ये कर रहे हैं वो ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि एक लिम्बो में मामला रहे और ऐसे ही लगे कि जी हम डिस्कस भी कर रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे, ये है वो है। और उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जो 34,000 बंदा गिरफ्तार हुआ उसके साथ जो तहरीक इंसाफ ने जो सलूक किया है, जो जेल के असीरान हैं उनके साथ जो सलूक किया है, उसकी वजह से लोग जो हैं वो तैयार ही नहीं हैं। जो KP में तो चूंकि हुकूमत में है लोग, वो अपने जो है वो गाड़ियों में इधर उधर घूमने फिरने में लगे हुए हैं। एहतजाज तो जो भी है वो पंजाब से होना था और कराची से होना था। पंजाब और कराची जो है वो अभी फिलहाल किसी एहतजाज के माहौल में है नहीं और दैट्स अनफॉर्चुनेट। अच्छा, ये जो असीरान है कोट लखपत में उनकी आप अक्सर बात करते हैं, उस तरफ हम आते हैं, लेकिन पिछले दिनों बात हो रही थी बैकडोर राब्तों के हवाले से, फिर बैरिस्टर सैफ साहब का नाम भी आया मुलाकात के हवाले से, खान साहब की एक बहन के हवाले से भी बात हो रही थी। एक ये इसमें भी फैक्टर हो सकता है कि बैकडोर कुछ राब्ते या कुछ मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से बिलखुसूस PTI की क़यादत बैरिस्टर गौर साहब एक मोहतात रवैया अपना रहे हैं कि अभी कोई ऐसा ऐलान ना कर दें जिसकी वजह से वो इफेक्ट हो। इसमें कि कितनी हकीकत है बैकडोर राब्तों के हवाले से जो तासुर कायम हुआ? नहीं, कोई राब्ते वगैरह नहीं है। लेकिन दोनों तरफ जो है प्रॉब्लम ये है कि ये तासुर है। हुकूमत ये समझती है कि PTI के पास कोई लेवरेज बाकी नहीं रहा, ना वो एहतजाज करने की पोजीशन में है, ना वो कोई सूबाई की हुकूमत को चैलेंज देने की पोजीशन में है। लिहाजा हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों को सर पे चढ़ाने की। और इस एक जो सोच है उसके तहत सारे जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो थोड़ा बहुत एक ग्रुप जो है जहाँ पे कोशिश भी होती है, हम जैसे जो लोग हैं जो कोशिश भी करते हैं कि कोई मिन्नत तरले से कुछ चीज़ों से कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, वहाँ पर जो है वो खुद PTI के लोग जो हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली ये तासुर बिल्कुल ही गलत है कि कोई बैकडोर राब्ते हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। ना इसकी कोई एविडेंस है, ना ही कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई हुकूमत की मजबूरी है कि वो ये करे। और ये आपकी नज़र में, आपके अपने ओपिनियन में, ये एक हकीकत पसंदाना सोच है कि हम एहतजाज पुल ऑफ कर नहीं पाएंगे जो कुछ पिछले दफ़ा होता रहा? हुकूमत भी गुंजाइश नहीं देती, बिलखुसूस पंजाब में भी, क्योंकि दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा की जो पॉस्चरिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक बयान में उन्होंने कहा कि जो PTI के MNA और MPA है कारकुनों को मुखातिब करते हुए कहती हैं कि उनको आपने गाइड करना है और आपने चलाना है। सो फैमिली कुछ और सोच रही है, पार्टी की अप्रोच को आप कम से कम हकीकत पसंदाना समझ रहे हैं इस वक्त? ये हकीकत पसंदाना का तो इशू ये है ना कि पार्टी ने क्या किया है। पार्टी में तो जब आपने तमाम लोगों को एस्टैब्लिशमेंट में और इमरान खान में अब तक एक ही कंसेंसस हुआ और वो कंसेंसस ये था कि PTI नहीं होनी चाहिए। तो जब आपने PTI के सारे लीडर्स को जो है वो फारिग कर दिया, जेलों में डाल दिया, उसके बाद देखें ये जो सोच है ना कि कारकुन लीड करेंगे एहतजाज को लीडरशिप के बगैर, ये सोच जो है ये तो साबित हो गया ना कि मुमकिन नहीं है। हमेशा लीडरशिप होती है, तंजीम होती है जो कारकुनों को निकालती है, लेके चलती है।
یہ بار بار جو لیما بھی بات کر رہی ہیں یا ایون خان صاحب بھی پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ لوگ خود آگے نکل گئے ہیں اور لیڈرشپ پیچھے رہ گئی ہے اور لیڈر کے نہیں جو ہیں وہ لیڈ ہوں گے، کارکن ان کو کریں گے. ثابت ہوا کہ ایسے نہیں ہوتا، اور آپ کو تنظیم چاہیے ہوتی ہے، آپ کو لیڈر چاہیے ہوتے ہیں ایک موومنٹ بنانے کے لیے، کرنے کے لیے. تو لہٰذا فی الحال تو نہ پارٹی جو ہے اس کی کوئی اہمیت رہ گئی ہے، نہ اس کی لیڈرشپ کی. مثلا میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اتنے طویل عرصے سے پی ٹی آئی کو دیکھ رہی ہیں، کور کر رہی ہیں، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے 4-5 لوگوں کے نام بتائیں جو پولیٹیکل کمیٹی میں ہیں، آپ نہیں بتا سکیں گی کیونکہ ان کو جانتے ہیں. اور ایک بہت ہی بالکل یقینی طور پر زیادہ تر پوائنٹ آف ویو خان صاحب کی بہنوں کی طرف سے ہی آج کل پارٹی کے حوالے سے آ رہا ہے اور کارکنوں سے بھی وہی مخاطب ہے. بیرسٹر سیف والی جو بات ہوئی تھی پچھلے دنوں، اس کا ابھی بھی کوئی امکان ہے کہ ان کی کوئی ملاقات ہو جائے خان صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں، وہ اصل میں بیرسٹر سیف کی جو ملاقات کا جو پرسپیکٹو ہے وہ زیادہ لوکل ہے. جو پی ٹی آئی کا جو کے پی چیپٹر ہے اس کے اندر ایک اس وقت لڑائی چل رہی ہے سہیل آفریدی کی اور علی گنڈا پور کی، اور بیرسٹر سیف جو ہیں وہ علی گنڈا پور کے گروپ کے سمجھے جاتے ہیں. تو اب وہاں پہ جو انٹرسٹنگ ڈائمینشن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ فیصل کریم کنڈی ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، سہیل آفریدی ہوں، یہ اکٹھے ہیں سہیل آفریدی کے ساتھ، اور یہ لوگ جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بیرسٹر سیف کی ملاقات کی جو مخالفت کی وہ سہیل آفریدی نے کی، فیصل کریم کنڈی نے کی اور لوگوں نے کی، تاکہ وہ یہ جا کے سہیل آفریدی کے خلاف کوئی بات نہ کرے اور اس سے علی امین گنڈا پور اسٹرانگ نہ ہو. تو یہ جو کے پی کی پالیٹکس ہے، اسپیشلی اگر آپ اور بھی نیرو ڈاؤن کرنا چاہیں تو ڈی آئی خان کی پالیٹکس ہے، اس کی وجہ سے وہ ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی. اور پھر اب جو کوٹ لکھپت میں قید ہیں جن کے حوالے سے حسینان سینئر رہنماؤں کی آپ بات پہلے بھی کرتے آئے ہیں، اور وہ لیٹر بھی پہلے شاہ محمود صاحب نے لکھا، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے لکھا، میاں محمود صاحب، اب ایک خاموشی سی ہے، اس پہ حوالے سے آپ کا کوئی رابطہ دوبارہ ہوا؟ کیا وہ ڈسکریج ہوئے اس کا کوئی رسپانس نہ ملنے پر، یا ادھر ان کی کیا اس وقت سوچ ہے؟ ڈسکریج تو ہے، بہت ڈسکریج ہے، اسپیشلی جو اگرچہ وہ ایک وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں وہ ساری تنظیم کے ساتھ ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بٹ فیکٹ از کہ شاہ محمود قریشی، جہاز چودھری، محمود الرشید، یاسمین راشد، عمر چیمہ، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پارٹی میں، اور اسی لیے وہ مایوس ہیں کہ جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے اس سے ان کو ایسے باہر کر دیا گیا ہے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ان کی رہائی کے راستے میں بھی جو تحریک انصاف کی اندرونی پالیٹکس ہے اس کا بھی بہت رول ہے. وہ چاہتے نہیں ہیں لوگ کہ وہ باہر آئیں، تاکہ جو لیڈرشپ ہے موجود وہ چاہتی ہے کہ معاملات اسی کے گرد ریوالو کریں، وہ ہو نہیں رہے. کارکن جو ہیں ان کے وہ اور یہ ایکچولی لیڈرشپ لگائی تھی عمران خان صاحب نے اس تناظر میں کہ جو 26 یہ جو جوڈیشری ہے اس سے وکیل ریلیف لیں گے. وہ 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشری بیٹھ گئی، اب ظاہر ہے وہاں سے تو ریلیف آ ہو نہیں سکتا. تو اب نہ یہ پالیٹکس کر سک رہے ہیں، نہ یہ لیگل اسٹریٹجی کوئی ان کی ہے. سو پی ٹی آئی تو فی الحال فرینکلی ایک بالکل لیم ڈک ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کرنا کیا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی حد تک، کیونکہ ان کی طبیعت کے حوالے سے بھی کئی دفعہ سوالات بھی اٹھتے ہیں اور انڈرسٹینڈیبل بھی ہے کیونکہ شیز اے کینسر سروائیور، پھر ان کی عمر کو بھی دیکھتے ہوئے تمام معاملات، بڑے وقت سے وہ جیل میں ہیں. تو کارکن ہم نوٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کی حد تک بھی کئی دفعہ کنسرن ریز کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا پی ٹی آئی قیادت نے بھی ان سے ملاقات ہونا، ان کی ریلیز کرنا ہے، یا پھر کم از کم ہاؤس اریسٹ کوئی تھوڑی ان کے لیے حالات میں بہتری آئے یا مختلف ہو جائیں، اس کی کوئی کوشش کی ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے ابھی تک؟ وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، ظاہر ہے کہ کوئی کوشش جو ہے وہ نہیں کی. ان کے لیے تو جو بھی آواز اٹھائی ہے وہ ہم نے ہی اٹھائی ہے اور ہم ہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ریلیز کیا جائے. اور اسی لیے ہم نے جب اسپیکر صاحب سے یا رانا ثناء اللہ صاحب سے ان لوگوں سے جو بات ہوئی ہے اس میں ہم نے ان سے یہی گزارش کی کہ دیکھیے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی سیریس بات کرنی ہے تو پھر کوٹ لکھپت کے لوگوں کو رہا کریں تاکہ بات چیت کے لیے دوسری سائڈ پہ کوئی آدمی ہو. اب اگر ہو گئی کوئی نہیں تو بات آپ کیسے کریں گے؟ بٹ انفارچونیٹلی اس پہ ابھی تک ہو نہیں سکی بات. لیکن بہرحال وہاں پہ اتنی مایوسی نہیں ہے، ہو سکتا ہے بات اچھی طرف بڑھ جائے، کوشش میں تو ہم لگے ہوئے ہیں. چلیں اب ہم آزاد کشمیر کی صورتحال پہ کوئک کامنٹ آپ کا آخر میں چاہوں گی.
ایک مہینے سے وہاں جو احتجاج کی صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں یقینی طور پہ موجود ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ معاملات مزید ابتر ہوتے رہے ہیں۔ اس وقت بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزراء کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ کوئی سیاسی حل نہیں نکل سکا، ان کے بیانات اس کی وجہ بنے، جبکہ وفاقی وزراء سے جب ہم سوال پوچھے تو کہتے ہیں کہ بلاول صاحب کی حکومت ہے۔ آپ کی نظر میں یہ جس جگہ آج موجود ہیں ہم کشمیر کی صورتحال کو لے کے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے ذمہ دار تو دیکھیے ہم سارے ہی ہیں۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو وفاقی جماعتیں ہیں، تحریک انصاف ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان کو فرینکلی کسی نہ کسی موقع پہ اسٹیبلشمنٹ نے اتنا رگیت دیا ہے کہ اب پاکستان میں کوئی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ نیریٹو کی لڑائی میں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے سکے۔ اور اگرچہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ابھی الائے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، حکومت کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کا ورکر جو ہے وہ اس لڑائی میں ساتھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں فوج جو ہے وہ تو لڑ سکتی ہے، جو نظریہ کی لڑائی ہے وہ تو سیاسی جماعتوں نے لڑنی ہے، لیکن ہر نظریہ ڈیفینڈ بھی تو نہیں کیا جا سکتا نا فواز صاحب۔ یہ دونوں پارٹیز کا جتنی بھی پاپولیرٹی کم ہو، لیکن کچھ معاملات بھی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ڈیفینڈ کرنے کے قابل بھی تو ہوں۔ آزاد مبصرین کی یہ رائے بھی ہے کہ اس معاملے کو اگر سیاسی طور پہ حل کیا جاتا تو بہتر ہوتا، اس کی زیادہ غیر سیاسی ہینڈلنگ رہی ہے۔ تو آپ اور میں ایک ہی بات کر رہے ہیں نا، لیکن سوال یہ ہے کہ سیاسی انداز سے کس نے حل کرنا ہے؟ سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے نا۔ تو آپ نے جو سیاسی جماعتوں کو، خصوصاً ان سیاسی جماعتوں کو جو وفاقی پاکستان پہ یقین رکھتی ہیں، ان کو آپ نے ٹوٹے مکے مار کے جو ہے وہ فارغ ہی کر دیا ہے، تو پھر کوئی اس پوزیشن میں نہیں نا بچا کہ یہ معاملات سیاسی طور پہ حل کر سکے۔ اب کشمیر کے اندر جو بڑے لیڈر تھے، بیرسٹر سلطان محمود آخری آدمی تھا جس کا کوئی آواز تھی وہاں پہ۔ اب ان کے بعد تو سچی بات یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ ہی نہیں بچا کہ جس کو آپ کہہ سکیں۔ اپوزیشن کو ایکسیس دینی چاہیے تھی مظاہرین تک جب کوشش کی گئی تحریک تحفظ کے رہنماؤں کی طرف سے، کیونکہ حکومت کے ساتھ تو اوبویسلی ایک صورتحال بنی ہوئی تھی، شاید اپوزیشن جاتی تو ان کو محسوس ہوتا اور صورتحال بات چیت کا رستہ کچھ بنتا۔ نہیں ہوتی کہ اپوزیشن کی تو کوئی فرینکلی حیثیت نہیں نا۔ اچکزئی کا کیا تعلق ہے کشمیر میں، یا ناصر عباس صاحب کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے وہاں پہ ایکسیس جو دینی چاہیے تھی وہ بہرحال، جب تک آپ پرابلم جو ایک میجر ہے، جب تک آپ پاکستان کے اندر ایک سیاسی تناؤ میں کمی نہیں لاتے، تو چاہے وہ بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، کشمیر ہو، آئسولیشن میں اس نے نہیں ٹھیک ہونا۔ آپ کو ایک جو ہے کمپریہنسو اسٹریٹجی چاہیے جس میں آپ ایک نئے سی او ڈی کی طرف موو کر سکیں، اور آپ سیاسی جماعتوں کو پولیٹیکل پروسیس میں واپس لائیں اور پولیٹیکل پروسیس شروع ہو۔ ابھی جو پرابلم آ رہا ہے نا پاکستان میں، پولیٹیکل پروسیس ہی ختم ہم نے کر دیا ہے، اور اس کے بغیر حالات جس جگہ پر ہیں وہاں کی کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کی گنجائش تو بہت کم نظر آتی ہے، لیکن ایک خواہش ضرور پائی جاتی ہے۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ کا۔ ناظرین آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔